Hello students, welcome to Motion Education. I am Priyanka Vaishnav, your मैथमेटिक्स फैकल्टी। तो बच्चों आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 है और इसका लेक्चर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसका मीन क्या है, पेयर्स का मीन क्या है और भी बहुत सारी थिंग्स हमने डिस्कस की थी। ग्राफिकल मेथड हमने स्टार्ट कर दिया था इनको सॉल्व करने के। बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स हैं? 4 मेथड्स हैं। वैसे अगर हम कहें तो इनके 2 मेथड्स होते हैं, वन इज ग्राफिकल मेथड एंड द सेकंड इज एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक में भी 3 मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस तरह से मेथड्स होते हैं। तो आप सब रेडी हैं आज के अपने लेक्चर के लिए? तो चलिए जल्दी से अपने पेन नोटबुक लेकर रेडी हो जाइए नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, हमेशा याद रखना, इफ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स देन यू हैव टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको मैथ्स करनी होगी, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। अगर आप डायरेक्ट ऐसे देखेंगे ना कि हाँ ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, हमने पढ़ लिया, तो वो सिर्फ आपके माइंड में रहेगा उस टाइम के लिए। जब आप एग्जाम में करेंगे फिर वो स्टेप्स स्किप हो जाती हैं। और आप अच्छे से जानते हैं मैथ्स में तो मैथ्स आपको फुल मार्क्स भी दिला सकती है और मैथ्स आपके मार्क्स को कम भी कर सकती है। पता है ना आपको, 100 हम बहुत ज्यादा मैथ्स में गेन कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, किस तरह से आपको उस चीज को डील करना है, तो आप उसे इजीली कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चले हमारा सेशन स्टार्ट करें आज का। तो चलिए देखो, हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड पढ़ा था और इसके बाद मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टेबल बताई थी। ठीक है, मैंने कहा था ये टेबल बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम उसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल क्या करते हैं? देखिए, कंडीशंस थी कि 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमें बिल्कुल अच्छे से पता है, जिनकी डिग्री क्या होती है 1 डिग्री, मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ओके, तो डिग्री 1 है एंड ये इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, x एंड y, 2 वेरिएबल है। देखो हमारे पास तो उसमें क्या कंडीशन बनती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आपको याद है कुछ? रिकॉल करो जो भी हमने अभी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, ax + by + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो बस यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मान लीजिए 2 कंडीशन होती है, आपको ये बताना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट मतलब आपके पास सॉल्यूशन मिल गया, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया, और इनकंसिस्टेंट मीन आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन नहीं मिला। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अब वो इनकंसिस्टेंट किस कंडीशन में होती है देखो, ठीक है, तो दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो वो कैसी हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट, क्योंकि पैरेलल लाइंस में ये होता है कि वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब अगर पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इट्स मीन हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होता है। उसके अलावा अगर हम कंसिस्टेंट की बात करते हैं, कंसिस्टेंट में क्या होता है, या तो हमारी प्रॉब्लम का हमें सिंगल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाए या फिर हमारी प्रॉब्लम के हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिले। कभी ऐसा होता है ना, आप किसी प्रॉब्लम में हो तो उसमें 2 कंडीशन होती है, या तो आपको सॉल्यूशन मिल गया, और कभी ऐसा होता है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट होते हैं। तो मतलब प्रॉब्लम तब भी सॉल्व हुई ना। ये तो नहीं कहोगे कि नहीं हमें एक से ज्यादा सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट हुए तो हम कहेंगे कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हुई है, ऐसा हम नहीं कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सबको क्लियर है? तो इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम कहेंगे कि द 2 लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मतलब दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं। उसके अलावा वो सिस्टम कैसा होगा? सिस्टम को हम कहेंगे कि सिस्टम इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मीन कि हाँ एक ऐसा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और उसे कहा जाएगा कंसिस्टेंट। क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। वहीं अगर देखो पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वो उस ब्रदर की तरह है, छोटा हमारे यंगर ब्रदर की तरह, ब्रदर या सिस्टर कोई भी हो सकता है, जो हमसे नाराज होके चला जाता है, जो हमसे फाइट करके चला जाता है कि नहीं मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, लेकिन तुमसे बात भी नहीं करूंगा। तो सिमिलर है, दोनों देखो साथ साथ चल रहे हैं लेकिन ये कभी भी इनका इंटरसेक्शन नहीं हो पाता है, कभी भी ये आपस में बात नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इधर देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल है। इक्वल है इट्स मीन कि अगर आप देखोगे तो उन दोनों का रेशियो इक्वल है, तो बेसिकली वो दोनों लाइन एक ही हुई। तो देखिए दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? उनको कॉन्सिडेंट लाइन कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे सिस्टम को कहते हैं इन्फिनिटी। बहुत सारे सॉल्यूशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट हुए हैं एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? टेबल अच्छे से लर्न कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको कहा था
कि जितना अच्छे से आप ये टेबल लर्न करोगे 1-2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे बनने के बहुत चांसेस हैं। सैंपल पेपर में देखो, सैंपल पेपर में था ना 2 इक्वेशंस है और पूछा था बताइए ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, क्या है, तो हमने ऐसे ही सॉल्व किया था। ओके, बढ़े आगे। चलिए, तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हम ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम ग्राफिकल मेथड ही पढ़ रहे हैं। ग्राफ जब भी आप ड्रॉ करते हैं कुछ बेसिक थिंग होती है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या? ये कि कब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, कब कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, कब कोई लाइन ओरिजिन से पास आउट होती है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए कि इफ a is equal to 0, a is not equal to 0 and b is equal to 0। मान लीजिए ये कंडीशन है हमारे पास। स्टैंडर्ड फॉर्म सब जानते हैं क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म पता है सबको? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मान लीजिए इस कंडीशन में a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है लेकिन b इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा? ax प्लस c इज इक्वल टू 0 बना या नहीं बना? बन गया। अब इसी को अगर मैं और मॉडिफाई कर दूं तो बताइए क्या यहाँ पर मुझे ये मिलेगा? x इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। क्या ये बनेगा? c मैंने ट्रांसपोज किया, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इधर एडिशन में था और a मल्टीप्लाई में था, तो आफ्टर ट्रांसपोजिंग इट कन्वर्ट इनटू डिवाइडेशन। ओके, ये कन्वर्ट हो गया तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया बेसिकली। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया। तो अगर x इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। ध्यान रखना, x एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के पैरेलल होगी। इफ द लाइन x इज इक्वल टू कांस्टेंट, लाइन की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? तो चलिए देखिए नेक्स्ट सिचुएशन। इफ a इज इक्वल टू 0, अगर a की वैल्यू 0 है, अब a 0 है तो इसका मतलब क्या होता है कि हाँ x वाली टर्म हमारी इक्वेशन में नहीं है। a को 0 कर दीजिए तो आपकी इक्वेशन बनेगी by प्लस c। अब c तो रहेगा ना वहां पर, c कहीं जाएगा क्या? नहीं, c कहीं नहीं जाएगा, वो तो वहीं रहेगा। c को आप हटाएंगे तो क्या होगा? अभी देखेंगे हम। c को अगर हम रिमूव करते हैं, यहाँ से c को हम 0 कर देंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी? देखिए लाइन कैसे हो जाएगी? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ध्यान रखना ये कहाँ पर यूज आते हैं। कभी कभी आपके पास बच्चों ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको ये समझना होता है लाइन को देख के कि हमारी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी या y एक्सिस के पैरेलल होगी। मान लीजिए आपके पास बन चुका है x इज इक्वल टू 7 या x इज इक्वल टू 4, ठीक है। मैं इसको ग्राफ की फॉर्म में भी ड्रॉ करके यहाँ पे देख लेते हैं हम। इस तरह से हो गया, ये होता है हमारा ओरिजिन, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये x डैश, ये y एंड इट इज y डैश। ओके, x इज इक्वल टू 4, 4 कहाँ होगा? यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। हमें 4 तक नीड है तो हम ज्यादा क्यों लिखें, ठीक है, हमें नहीं लिखना है। अब x इज इक्वल टू 4 है, अब यहाँ पर क्या y है? नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0y प्लस x इज इक्वल टू 4, लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं y की वैल्यू चूज करती हूँ, ये मैंने टेबल बना ली y और x के लिए। इफ आई चूज y इज इक्वल टू 0, मैंने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 4। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा। इफ आई चूज y इज इक्वल टू 1 देन ऑल्सो आई गेट x इज इक्वल टू 4, बिल्कुल मिलेगा। अगर मैं x की y की जगह 2 ले लेती हूँ तब भी क्या मुझे x की वैल्यू कुछ और मिलेगी? नहीं मिलेगी, 4 मिलेगी। तो चलो पॉइंट्स यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया। तो आप अगर ध्यान देंगे y की वैल्यू 0 है, y 0 कहाँ पे होता है? x एक्सिस पे। y 0 तो x की वैल्यू 4, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये मैंने अच्छे से पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अगर y की वैल्यू 1 है, y इज इक्वल टू 1 देन ऑल्सो x इज इक्वल टू 4, ये बन गया, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 देन ऑल्सो x इज इक्वल टू 4, ये बन गया। तो देखो यहाँ पर आपको लाइन, हम अगर इनको ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से लाइन ड्रॉ होगी। अब ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है? है। तो मैंने क्या कहा था, देखिए ये हमारी स्टार्टिंग वाली कंडीशन बन गई। इफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट, x कांस्टेंट है तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, और y कांस्टेंट है तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो लाइन किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। कभी अगर मान लीजिए इनकेस आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हम भूल गए कौन किसके पैरेलल था, तो आप क्या कीजिए, ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आप ग्राफ बना सकते हैं, कोई इतना कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है इसके अंदर। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो इसके बाद देखो, अब हमारे पास एक और सिचुएशन बनती है। वो सिचुएशन ये है कि मान लीजिए जो C है,
ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट ही जीरो हो तो हमारे पास क्या होगा, देखो इफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो, b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो बट c इज इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन विल बी पास थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऐसी बनेगी जो ओरिजिन से पास होगी। मीन अगर मान लीजिए ये आपका ग्राफ हमने बनाया तो इक्वेशन या तो आपकी ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी और किसी भी तरह से बन सकती है, यहाँ से भी पास हो सकती है, बट रहेगी वो स्ट्रेट लाइन ही ऑफ कोर्स। तो ये इस तरह से फॉर्म होती है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ कंडीशन के बारे में। फोर्थ कंडीशन तो वैसे मैं ना बताऊं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म आप बहुत अच्छे से जानते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि यहाँ पर a भी जीरो नहीं है, b भी जीरो नहीं है एंड c भी जीरो नहीं है। a इज नॉट इक्वल टू जीरो, b इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड c ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? राइट बच्चों, ठीक है, बढ़े आगे, समझ में आ गया है सबको? इन तीनों पॉइंट को जरूर अच्छे से ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट तो वैसे भी आपको ऑलरेडी पता है, वो तो हमने ऐसे ही लिख दिया कि चलो ठीक है, एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम रिकॉल कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 हमने सॉल्व कर चुके हैं। तो देखो 3.2 में भी यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 काफी सारे क्वेश्चन है। तो आपको कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेरा ये पूरा यहाँ पर पढ़ाना, सब प्रैक्टिस कराना, सब कुछ वर्थ इट है, उसका कोई भी सेंस नहीं निकलेगा। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर है लीनियर इक्वेशन का। ओके, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम दी गई है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है लाइफ में, मैथ्स में प्रॉब्लम, फिजिक्स में प्रॉब्लम, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम, हाँ स्टडी में प्रॉब्लम, यही चलता रहता है। लेकिन मैथ्स की प्रॉब्लम का एक बात, एक बहुत अच्छी बात मैथ्स हमें समझाता है, दैट एवरी प्रॉब्लम हैज एन सॉल्यूशन। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जरूर होता है। हाँ, ये बात है कि उसको कभी कभी वो सॉल्यूशन जल्दी मिल जाता है और कभी कभी सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, होता है ना। अभी तो देखो कितना जल्दी सॉल्यूशन मिल जाता है, अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें आप देखना 2 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट में सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50 कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन है। ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया था ना बैट बॉल वाला, प्रीवियस लेक्चर में, याद आया कुछ? ठीक है, देखो सेम लेक्चर था, सेम क्वेश्चन था जैसा हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। अब हमें क्या करना है, 5 पेंसिल है एंड 7 पेन है, तो एक को हम x अज्यूम कर लेंगे और एक को y अज्यूम कर लेंगे। Where 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46, तो दोनों की अलग अलग कॉस्ट बन जाएगी, 2 इक्वेशन बन जाएगी। देखो सबसे पहले हम क्या अज्यूम करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल x, पेंसिल की कॉस्ट हमने x अज्यूम कर ली। आप चाहें तो पेन की कॉस्ट भी x अज्यूम कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 के बारे में बात करें, ज्यादा के बारे में नहीं। 1 पेन इज इक्वल टू y। अब मुझे बताइए इक्वेशन यहाँ से क्या बनेगी, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 बना, इसको हमने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। सेकंड इक्वेशन बनेगी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये इक्वेशन सेकंड हमारे पास हो गई। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, बताइए जल्दी से। टेबल बनाएंगे, टेबल बना के हम यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम बनाते हैं टेबल। ये हमने यहाँ पर एक टेबल बना ली। अब ये हम इक्वेशन 1 के लिए यूज करें तो देखो इक्वेशन 1 ये है। अब बात आती है कि मैम हमारा कंफ्यूजन अभी भी वहीं का वहीं है, हम x और y की वैल्यूज कैसे चूज करें, क्या हम x और y की वैल्यूज लें, हमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सीरियसली मैम प्लीज सॉल्व दिस। तो देखो ध्यान रखो, बेसिकली आप कोशिश करें कि एक बार जीरो ले लें वैल्यू, ठीक है, एक बार x की वैल्यू जीरो लें, एक बार y की वैल्यू जीरो लें। अब देखो अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो बनेगा 7y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ तो आपको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये है कि पॉइंट में या डेसिमल में आंसर आएगा, फिर आपको डेसिमल में ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ऐसा काम हम क्यों करें। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और सोचते हैं, सोचिए। अब देखो यहाँ पे 50 है, अगर मान लो मैं x की वैल्यू यहाँ पर 3 ले लूं तो 5 3 से ये 15 हो जाएगा, 15 ट्रांसपोजिंग के बाद इधर कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 35। एंड यू नो व्हाट, 7 5 35 पता है। तो देखो x की वैल्यू हो गई 3, सो y इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन गए 3,5। x की वैल्यू क्या होती है पता है हमें कि जो आगे वाली वैल्यू होती है उसका एप्सिका एंड ऑर्डिनेट, ठीक है, y की जो वैल्यू होती है और ये कोऑर्डिनेट होते हैं। अब आपको ये भी आना चाहिए कि अगर मैं आपको ग्राफ दे दूं,
ठीक है, उससे आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना ये भी आपको आना चाहिए। और ऑफ कोर्स ये आता होगा क्योंकि ये थिंग ऐसी है कि हम ऑलमोस्ट 7th क्लास से तो स्टार्ट हो ही जाता है, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, 7 के पहले भी हम ये चीज़ पढ़ते हैं। सिमिलरली और पॉइंट लेते हैं हम, और पॉइंट देखिए, चलो इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या लेना चाहिए, तो या तो हम ले लें इसकी x की वैल्यू डायरेक्ट 10 ले लें। देखो 10 लेने का फायदा, 5 इंटू 10 50, 50 इधर ट्रांसपोज होगा तो 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, सो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। या फिर अगर आप चाहे कि मैम मैं y की वैल्यू 0 ले लूं, ठीक है, y अगर आप 0 लेंगे तो 5x इक्वल टू 50, सो वी गेट x इज इक्वल टू 10, बात वही सेम है, ठीक है। अगर आप पहले y की वैल्यू लेंगे तो x मिलेगा, x लेंगे तो y मिलेगा, किसी भी तरह से आप अज्यूम कर सकते हैं। ध्यान रखना ये टेबल आपको एग्जाम में जरूर शो करनी है, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। देखा जाए तो दोनों इक्वेशन सेम है, बस हमने क्या कर दिया, कोफिशिएंट चेंज कर दिए। अच्छा चलो मुझे बताइए, अगर इक्वेशन सेकंड के बारे में बात करते हैं, मैं आपसे पूछूं बताइए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या कहेंगे, 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, जस्ट बिकॉज x से क्या मल्टीप्लाई है 7। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, सो यू कैन से दैट 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ y। ये तो सबको पता है, ये हमने पॉलिनोमियल में भी बहुत पढ़ा है कोफिशिएंट से रिलेटेड। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम टेबल यहाँ पर बनाते हैं। नेक्स्ट टेबल किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। क्या वैल्यू लें, क्या वैल्यू लें, बड़ा कंफ्यूजन है। तो देखो सोचो, इसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा आपको यहाँ पर सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। हम 3 ले लें, अगर हम वैल्यू 3 लेते हैं तो देखो 0 लोगे तो 5y इज इक्वल टू 46 हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, ये सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाएगा तो 39 बन जाएगा, तो वो भी हमारा काम नहीं चलेगा। 3 लेके देखते हैं एक बार, 7 3 जा 21, तो देखो क्या बनेगी इक्वेशन, चलो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर 7x, x की जगह तो हम वैल्यू पुट कर ही देते हैं, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। सो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो गया ये 5 25, सो y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5 हमें मिली या नहीं मिली, यहाँ से मिल गई। तो देखो y क्या मिल गया 5, अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y हमें मिलता है 5। बस यही तो हमें करना था, एक वैल्यू लेनी थी ताकि दूसरी हमारे पास इंटीजर हो। अब इंटीजर क्यों होना चाहिए, क्या आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं कि हम हमेशा कोशिश क्यों करते हैं कि वैल्यू इंटीजर हो, बताइए इसका आंसर। तो ध्यान से सुनना, अगर आप डेसिमल वैल्यू लेंगे तो सॉल्व करने में वैसे बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप पॉइंट वहां पे अच्छे से लगा सकते हैं और कोई उसे रॉन्ग भी नहीं कहेगा, ट्रस्ट मी। आप चाहे कोई भी वैल्यू लीजिए, सबका आंसर भी सेम आएगा। आंसर क्यों होगा, क्योंकि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही हमारे पास का सॉल्यूशन होगा, तो वो सबका सेम रहेगा। बस थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, वो हो जाएगा कि ग्राफ में अगर मान लीजिए आपने कुछ पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया तो थोड़ी सी मिस्टेक वहां पर हो सकती है, तो इन बातों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, तो मिल गया हमें, एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट क्या हो गया 3 एंड 5, 3 लिया तो y की वैल्यू 5, सो नेक्स्ट 3 5। अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर 8 लेते हैं। अब 8 के लिए आप पॉइंट ले लेके चेक कर सकते हैं, देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है कि हम ना कर सकें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते। मैथ्स है तो क्या हुआ, प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स की क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इतने भी हार्ड नहीं होते हैं। तो x की वैल्यू हमने 8 ले ली, ट्रांसपोज करेंगे तो देखो ये कितना बन जाएगा, 7 8 are 56. After transposing it come and it become 46 minus 56. So the answer is 5y is equal to minus 10. Minus 10 है तो y is equal to minus 2. So the point are 8 comma minus 2. बन गए पॉइंट। अब बनाए फटाफट से ग्राफ। चलिए जल्दी से हम इनको ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ग्राफ हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। सबसे पहले आ गया हमारा ग्राफ पेपर। अब ये मैंने स्केल ले लिया, स्केल हमने ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिया। क्यों लिया, इसको ध्यान से देखो। What is the minimum value of x? Minimum value of x is 3. x की minimum value क्या है, 3 है। Minimum value of y is -2 and the maximum value is 5. तो बेसिकली अगर हम देखें तो -2 से 10 के बीच में ही सारी वैल्यूज हैं या नहीं है। तो हमें कुछ और नीड है क्या, माइनस भी देखो नेगेटिव वैल्यू भी y की है, तो हमने क्या किया 0 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज चूज कर ली है। अब देखो ये पॉइंट आप सब अच्छे से जानते हैं, O4 ओरिजिन, इसको मैं बाद में इसलिए हाईलाइट करती हूँ ताकि आप इसे भूल ना जाएं, ठीक है, इसीलिए बाद में हम इसको हाईलाइट करते हैं कि आप इसे भूल ना जाएं। अब ध्यान से देखिए, अब हम पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली टेबल के बारे में बात करेंगे 3 5।
अब 3,5 हमें कहाँ मिलेगा, x की वैल्यू 3 देखो यहाँ पर है एंड y इज इक्वल टू 5 देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 3,5 दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा। ठीक है, उसके पहले देखो स्केल भी हम लिख लेते हैं, स्केल लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, स्केल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केल क्यों, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या यहाँ पर मेजरमेंट लिया है। ठीक है, तो देखो ये 3 एंड 5 बन जाएगा, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर बन गया। सेकंड पॉइंट है 10,0, x की वैल्यू है 10 एंड y की वैल्यू है 0। मैंने आपको बताया था y 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस पर y 0 होगा, तो ये पॉइंट यहाँ बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास ये पॉइंट बन गया। तो इनको हम लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। लाइन को जैसे ही आपने ड्रॉ किया ये हो गई हमारे पास लाइन। सेकंड हम देखते हैं कि हम दूसरे वाले ग्राफ के लिए भी लाइन बनाते हैं। देखो x की वैल्यू क्या है 3, 5। अब पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए क्या आंसर होगा। तो आंसर होगा 3,5, क्योंकि देखो यहाँ भी 3,5 आ रहा है, यहाँ भी 3,5। इट्स मीन ये लाइन 3,5 पर आपस में इंटरसेक्ट करती है। तो ये वाला पॉइंट है। दोबारा से चलो हमने देखो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देते हैं, ये हमने दोबारा पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब वहां पर नजर नहीं आ रहा है, हो सकता है, तो देखो इस तरह से हमने इसको मार्क कर दिया। सेकंड पॉइंट है 8,-2। सो x की वैल्यू तो है 8, लेकिन y -2 है, तो y -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो यहाँ से इधर बनेगा, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर बनता है, ये बन गया हमारे पास। अब इनको भी हम ज्वाइंट कर दें, ये देखो हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो गया हमारा काम, इसका आंसर भी हमें मिल गया। अब बात करते हैं एक और कि आपको कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पर शो करने होंगे। कैसे शो करने हैं, देखो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, एक यहाँ पर क्या बनेगा, देखो 3,5 ये कोऑर्डिनेट होगा। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो x की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 8 एंड y था -2। इस कोऑर्डिनेट की बात करते तो x की वैल्यू 10 एंड 0। तो ये इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी आपको यहाँ पर जरूर शो करने हैं। उसके बाद आपको इक्वेशन भी शो करनी है। इक्वेशन कैसे शो करनी है, देखो अगर मैं इस इक्वेशन के बारे में बात करूं तो ये इक्वेशन क्या थी, 5x + 7y, 5x + 7y = 50, ये इक्वेशन थी। और अगर मैं जो दूसरी इक्वेशन हमने बाद में यहाँ पर ड्रॉ करी थी, ये कौन सी इक्वेशन थी, 7x + 5y, 7x + 5y = 46। तो ये इनको भी मत भूलिएगा, ये आपको ड्रॉ करना, इनको मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ से देखो आंसर क्या मिला। यहाँ पर अगर आप इतना ग्राफ छोड़ देंगे तब भी रॉन्ग है। आपको आंसर पूछा था पेंसिल एंड पेन की प्राइस। देखो पेंसिल की हमने x अज्यूम करी थी, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन = 5 रुपीज, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है और y की वैल्यू यहाँ पर 5 है। क्लियर है, ठीक है, पूरा मैंने डिटेल में बताया है। जरा जैसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, माइनर मिस्टेक, उनको भी हमने अवॉइड किया है, हमें वो मिस्टेक्स भी नहीं करनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें और पार्ट है, तो वो पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इजीली उनको सॉल्व कीजिएगा। बट अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उनमें बता सकते हैं। ठीक है, कि मैम ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आप इसका सॉल्यूशन बताइए, तो अपन उनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, आपको रेशियो कंपेयर करना है, रेशियो कंपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हम यहाँ पे लिख लेते हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। फिर आपको बताना है कि जो इक्वेशन है ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, ठीक है, कैसी लाइन होती है, इनको कॉन्स्टेंट लाइन से, मतलब एक ही लाइन बनी हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके बीच में क्या आंसर आता है, या फिर हम इनको ये भी कहते हैं कोइंसाइड लाइंस भी इनको कहा जाता है। ठीक है, कोइंसाइड लाइन भी इन्हें कहा जाता है कि जो एक ही लाइन पे एक ही लाइंस होती हैं। कंपेयर करें सबसे पहले, तो देखो ये इक्वेशन 1 है। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट कर रही हूँ a1/a2 और उसके बाद मुझे b1/b2 भी ऑफकोर्स फाइंड आउट करना होगा। ध्यान रखना, पहले इन दोनों को चेक करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ही हम c1/c2 फाइंड आउट करेंगे। a1 क्या होता है, x का मल्टीपल यानी कि x का कोएफिशिएंट, तो ये बन जाएगा 5/7। b1 यहाँ पर देखो 7 था तो ये 7 आ गया। b1 कितना हो जाएगा -4, नेगेटिव साइन को मत भूलिएगा, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपकी एक माइनर सी मिस्टेक आपके पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकती है, ध्यान रखिएगा, अपॉन 6। तो ये कितना बन गया हमारे पास -2/3। क्या ये दोनों सेम है, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये दोनों सेम है। सेम है तो नहीं है तो ठीक है, फिर अपन c1/c2 भी फाइंड आउट करते हैं। देखिए अपन ने फाइंड आउट किया c1/c2। c1 कितना है यहाँ पर 8 एंड c2 इज -9। क्या आप इनको और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपका कंक्लूजन क्या निकला, दैट
नाउ या इसको कर देते हैं इम्प्लाइज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। वैसे अपने को ये फाइंड आउट करना ही नहीं था, मैंने कहा था ना C1/C2 निकालना तो हमारे लिए वर्थ इट है, बट ये हमने सिर्फ एक बार आपको चेक करने के लिए दिखाया है कि देखो ये आप नहीं भी फाइंड आउट करेंगे तब भी चलेगा, आपको नीड नहीं है, क्योंकि देखो हमारे क्या हो जाता है, दोनों कंडीशन में देख लिया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन कैसा होगा, तो हमने याद करो टेबल का जो फर्स्ट पॉइंट था, इट्स मीन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव वन यूनिक सॉल्यूशन, और तो ये क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्लियर है सबको, आगे बात समझ में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें भी 3-4 क्वेश्चन है, तो उसमें हम 2 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, रिमेनिंग ऑफ कोर्स आप ही को सॉल्व करना है। थर्ड देखिए, वापस हमें वही सॉल्व करना है कि पैरेलल है, इंटरसेक्ट करते हैं, क्या किस तरह से ये लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हैं। अब देखो यहाँ पर वापस से कंपेयर करते हैं, तो A1/A2, ठीक है, A1 क्या होता है 6/A2 कितना हो जाएगा 2। B1/B2 भी हम यहाँ से फॉर्म करते हैं, B1/B2 देखिए, B1 कितना हो जाएगा -3 एंड B2 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी -1। सिंप्लीफाई करें तो ये कितना बन जाएगा 3, इसको भी सिंप्लीफाई करें ये बन जाएगा 3, तो ये दोनों तो इक्वल आ गए, इक्वल आ गए तो C1/C2 भी हमें फाइंड करना होगा, तो चलिए C1/C2 भी निकालते हैं। C1/C2, C1 कितना है यहाँ पर 10 एंड C2 कितना है 9। अब ये दो इक्वल नहीं आ रहे, तो इक्वल नहीं आ रही, ये क्या बना, देखो दो तो साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन तीसरा ब्रदर बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाला, तो वो क्या हो जाती है, पैरेलल लाइंस हो जाती है ना, दो तो वो साथ साथ चलेंगे, लेकिन वो तीसरा ऐसे बहुत नहीं मुझे नहीं चलना साथ, तो ये बन जाएगा A1/A2 is equal to, which implies that B1/B2 but it is not equal to C1/C2, so the lines are parallel। किस तरह से लाइन हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। देखा था कितनी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी इतनी ज्यादा कैलकुलेशन तो इनमें है ही नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी काफी सारे ऑफ कोर्स पार्ट्स हैं, आप सॉल्व कीजिएगा, देखो टाइम भी कंज्यूम नहीं होता है। लिखा हुआ है 2x - 3y = 8। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पता है क्यों अच्छा क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड फॉर्म A1x + B1y + C1 = 0, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, A1x + B1y = -C1, ठीक है, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। क्या ये मैंने कुछ रॉन्ग लिख दिया, क्या नहीं लिखा, हमने क्या किया, ओनली ट्रांसपोज किया, देखो ओनली ट्रांसपोज किया। सिमिलरली सेकंड लाइन होती है A2x + B2y + C2 = 0, तो यहाँ से बन जाएगा A2x + B2y = -C2 बना। अब हमारे लिए दोनों लाइन होगी, क्या ये इस फॉर्म में है। अब यहाँ से अगर आप C1/C2 फाइंड आउट करेंगे तो इसकी जगह -C1/-C2 आएगा या नहीं आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बात तो बराबर ही है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि मैम जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल टू के LHS में होगी या RHS में होगी। अगर लेकिन ध्यान रखना दोनों पेयर में सेम हो, अगर LHS में है तो दोनों पेयर में लेफ्ट साइड होनी चाहिए, RHS में है तो दोनों पेयर में राइट साइड होनी चाहिए, ठीक है। क्या यहाँ पर दोनों पेयर में RHS में है, ऑफ कोर्स देखो 8 और 9 दोनों क्या है RHS में है, राइट हैंड साइड है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस अगर ऐसा हो जाता है एक प्रॉब्लम LHS में है सेकंड RHS में है, तो जरूर हमारे लिए थोड़ी सी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती थी। तो ये आ गया सबको समझ में, बस ये ध्यान रखना अगर दोनों डिफरेंट है तो आपको उन्हें सेम बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए अब अपन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं A1/A2, ठीक है, तो ये हो जाएगा A1/A2। A1 कितना है यहाँ पर 2/4, सिंप्लीफाई कर ले ये बन जाएगा 1/2। B1/B2 हम फाइंड आउट करते हैं, B1/B2 = B1 की वैल्यू कितनी है -6 और ये -3, साइन को मत भूलिएगा, ये जरा जरा से साइन आपके बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2, ओ थोड़ा हमने यहाँ पर देखिए उल्टा लिख दिया, ठीक है, इसको ध्यान रखना, नहीं यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, क्योंकि A1 की वैल्यू तो 6 है ना, और हमने क्या कर दिया थोड़ा सा उसको अपोजिट कर दिया, तो इनका आपको ध्यान रखना है, ऐसे मिस्टेक आप भी मत कर दीजिएगा। A1 की वैल्यू हो गई -3 और ये -6, तो बन गया 1/2। अब क्या होता है एग्जाम में हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना तो हमारे माइंड में इतना प्रेशर होता है कि हम कभी कभी सही क्वेश्चन को भी रॉन्ग कर देते हैं। अब देखो छोटी सी मिस्टेक थी,
ठीक। लेकिन अब इस मिस्टेक से क्या कंक्लूजन हो जाता है, यहाँ पे 2 बन जाता। हम जल्दी जल्दी देखते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब ये कैसे है, कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट है। कैसे ये लाइन कंसिस्टेंट है, तो बस हम वो करके आ जाते, लेकिन हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। तो इसीलिए बच्चों ध्यान रखना, पेपर को क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। जितनी ज्यादा आप एफर्ट्स लगाएंगे उतना अच्छा ही आपका एग्जाम होता है। ये कभी नहीं कहना कि हमारा एग्जाम खराब हुआ इसलिए हमारा रिजल्ट सही नहीं रहा। देखो एग्जाम में तो आप इस दिन लास्ट डे होता है, लेकिन जो पूरे आपके ईयर की प्रिपरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ऐसा भी नहीं सोचना है कि अभी हम बहुत लेट हो गए। बहुत से स्टूडेंट्स की हैबिट होती है, वो क्या करते हैं, पहले तो स्टडी नहीं करेंगे। अभी जैसे इतना लास्ट टाइम आ चुका है, नवंबर आ चुका है, दिसंबर जनवरी फेब में आपके शायद एग्जाम है, तो वो सोचेंगे कि हमने पूरे ईयर तो स्टडी नहीं करी, अब लास्ट टाइम में क्या स्टडी करके कुछ सेंस होगा। तो ध्यान रखना, अगर आप ये सोच के टाइम वेस्ट करोगे, हालांकि आप लेट हो चुके हो, इस बात में कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप यही सोचते रहोगे ओ गॉड मैं लेट हो गया, अब मैं कैसे स्टडी करूंगा, मुझसे नहीं हो रहा, तो फिर वो बच्चे टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन आ जाती है। तो उन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। जब भी अभी भी आपको ये सोचना है कि ठीक है अभी मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आगे बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव हमें नहीं रहना है। ठीक है, अब ये देखो 1/2 हो गया, ये इक्वल हो गया, तो हम यहाँ से C1/C2 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। C1 कितना हो गया 8/9, तो यहाँ से क्या ये इक्वल है, नहीं है, विच इम्प्लाइज दैट A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन्स है, पैरेलल है ना, किस तरह की ये पैरेलल लाइन्स है, तो सॉल्यूशन पैरेलल में कभी नहीं मिलता, तो ये लाइन कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी में भी बहुत सारे पार्ट्स है, तो ऑफकोर्स आप प्रैक्टिस करना, बहुत इजी है, इजी क्वेश्चन तो वैसे भी हम जल्दी प्रैक्टिस करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर भी वापस वही हमें वर्क करना है, A1/A2। तो देखो A1 की वैल्यू क्या है 3/2, A2 इज इक्वल टू 9। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। कभी अगर ऐसा हो कि आपको ये नहीं आता समझ में, तो नॉर्मल वे में लिखो, डिवाइड बाय 9, रफ पेज हमारे पास होता है, डिनोमिनेटर में 1 अज्यूम कर लेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई 1/9। डिवाइडेशन सोल्व करना हमें बहुत अच्छे से आता है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एंड जो बैक डिजिट होती है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि उसको फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब जो डिविडेंट होता है हमारे, डिविजर होता है हमारे पास, उसको हम फ्लिप कर देते हैं, ये कर दिया। तो इसी तरह से सिंपली वे में देखो ये 3/2 मल्टीप्लाई 9, अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो देखो ये 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्लेन वे में मेथड था कि तो आप ये भी देख सके कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 1/6। सिमिलरली B1/B2 भी फाइंड आउट करते हैं, B1/B2, सो द B1 इज 5/3 एंड B2 इज -10। ओके ठीक है, तो यहाँ पे तो नेगेटिव साइन आ गया, तो ये तो हमारा काम हो गया गड़बड़। ठीक है, 5/3 मल्टीप्लाई 10, 5 से कट हो जाएगा 2 टाइम, बट ये आंसर हो जाएगा हमारे पास -1/6, क्योंकि इस नेगेटिव साइन को नहीं भूलना है, तो ये तो इक्वल ही नहीं है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, नहीं है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। Which of the following pair of linear equation are consistent या inconsistent? If consistent, अगर consistent है तो आप इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बताइए, अगर consistent है तो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम क्या सोचेंगे, काश ये consistent ना हो, हमें सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन यहाँ पर हमने लिख ली, चलो इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है। कैसे पता चलेगा, देखिए A1/A2 हम फाइंड आउट करते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, B1/B2 भी अपन ने फाइंड आउट किया, देखो B1 y का कोफिशिएंट होता है तो 1/2, एंड C1/C2 भी अगर अपन फाइंड आउट करते हैं तो ये भी क्या बन जाएगा 5/10 इज इक्वल टू 1/2। तो ये कैसी लाइन हो गई, देखो बताया था ना कि दोनों का एक ही इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ऑफ कोर्स ये इनकंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा इसका सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट होगा। ओके, तो देखो ये सॉल्यूशन यहाँ पर कैसा होगा, हमारे पास कंसिस्टेंट होगा। कैसा, कंसिस्टेंट, क्योंकि इन दोनों की एक ही हमारे पास यहाँ पर लाइन बनेगी। तो चलिए अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट आ चुका है, जो हम नहीं चाहते थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो अब उससे पहले हम टेबल बनाते हैं।
टेबल में हम क्या लेंगे वैल्यू, देखो अब वापस से मैंने जो बताया था ना जीरो वाला कॉन्सेप्ट, आप वो यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर गलती मत करना कि दोनों लाइन के लिए आप अलग अलग टेबल बनाओ। ध्यान से सुनो, दोनों देखा जाए बेसिकली एक ही लाइन है। कैसे? अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, यहाँ से 2 कॉमन अगर मैं ले लूं, तो देखो 2 कॉमन लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बनेगा, नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो दोनों के लिए हमारे पास एक ही लाइन बनेगी। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं 0 चूज करती हूँ, इफ आई टेक x इज इक्वल टू 0, तो बताइए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? 0,5। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा था दोनों में से कुछ एक वैल्यू आप 0 ले सकते हैं, y 0 लिया तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 5। ये ध्यान रखना, मैं इक्वेशन 1 के लिए यूज कर रही हूँ बेटा। तो 5,0 ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब हमें आगे क्या करना है? अब हमें आगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये हमने ले लिया। अब स्केल क्या लेंगे? 1 यूनिट का ही हमने इंटरवल लिया। अब इसका आप 2 वे में लिख सकते हैं। प्रीवियस में आपने देखा होगा हमने लिखा था ऑन एक्स एक्सिस भी ये बोथ एक्सिस करके हमने लिख दिया था। यहाँ पर आप चाहे तो दोनों को सेपरेटली भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस पर अलग हो गया और वाई एक्सिस पर सेपरेट हो गया। ये होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन क्या होता है? जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। अब हम पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी? यहाँ पर। और y की वैल्यू 5 कहाँ पर हो गई? ये यहाँ पर। बन गया यहाँ पर एक पॉइंट। x 0 हमेशा ध्यान रखना y एक्सिस पर होगा, अपोजिट पे होता है। अब अगर हमें दूसरा पॉइंट लगाना है 5,0, तो x की वैल्यू 5 एंड y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर बनेगा। ये देखो, तो अब हम यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दें, लाइन ड्रॉ कर दी, ये बन गया। अगर मैं पॉइंट लगाने के लिए आपसे कहूँ तो देखो आप पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5,0 और ये बन जाएगा 0,5। तो अब इसके सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने, तो देखो ध्यान रखना इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे। कितने? इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि दूसरी लाइन भी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो सेम लाइन बनेगी। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे सिंगल। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप इस तरह से एरो लगा दीजिए इसके ऊपर। इससे हमें पता चल जाएगा यही इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए, और यही इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 के लिए। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे ये चीज सबको समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वापस से कंसिस्टेंट के बारे में बताना है कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाओ, नहीं है तो फिर मत बनाओ। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। इज इक्वल टू 1/3 b1/b2 इज इक्वल टू -1/3। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 बन जाएगा। तो सेम हो गए। अब इसके बाद देखो, अगर हम वापस से फाइंड आउट करें C1/C2, C1/C2, C1 इज 8/16 इज इक्वल टू 1/2। तो ये इक्वल नहीं आ रहे, तो A1/A2 तो इक्वल है, इज इक्वल टू B1/B2, but it is not equal to C1/C2, therefore we can say there are parallel lines हैं। it mean क्या होता है? solution कैसा होगा? inconsistent होगा। so the solution is inconsistent। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी पेरीमीटर हाफ। अब ये पूरा आपको ध्यान से सुनना है। whose length is 4 मीटर more than its width, कि उसकी लेंथ क्या है? उसकी width से 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ क्या है? उसकी width से 4 मीटर ज्यादा है। इस 36 मीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको गार्डन की डायमेंशन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन। आपने लेंथ अगर आपने x अज्यूम कर ली तो विड्थ आपकी क्या हो जाएगी? y। आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं, आप चाहे तो लेंथ को y ले लीजिए, x किसको भी आप ले सकते हैं। फिर यहाँ से हमारे पास एक और, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक हमें गिवन है दैट पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होती है? ट्वाइस x प्लस y, ये हम जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि जो पेरीमीटर है उसका हाफ, इसको अगर आपने हाफ किया, ये देखो हाफ किया तो 36 के इक्वल होना चाहिए। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। आगे देखिए, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, वापस हमें गिवन है दैट लेंथ ज्यादा है। क्या ज्यादा है? लेंथ ज्यादा है। तो अगर यानी कि x की वैल्यू ज्यादा है किससे? y से। तो अब मुझे बताओ, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था फादर की एज वाला, जो चीज कम होती है उसी में तो आपको ऐड करोगे ताकि वो दोनों इक्वल आ सके। तो यहाँ पर हमारे पास विड्थ कम थी, विड्थ कितनी थी? y, और विड्थ कम है तो उसमें हमने 4 ऐड कर दिया। y को मैं ट्रांसपोज कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये 2 इक्वेशन बन गई। अब इसके लिए वापस से हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। देखो इक्वेशन 1 के लिए अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेती हूँ,
अब आप वैसे और कुछ भी ले सकते हो, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ तो y की वैल्यू 36 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 36 आ जाएगी। इस तरह से भी आप इजी वे में ले सकते हैं। देखो x 0 y 36, देन द पॉइंट इज 0,36 एंड 36 लिया तो y 0 हो जाएगा, तो द पॉइंट इज 36,0 बन गया। नेक्स्ट देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप चाहे तो वापस से 0 ले सकते हैं। अगर आपने x की वैल्यू 0 ली तो y बन जाएगा -4, अगर आपने y की वैल्यू 0 ली तो x बन जाएगा हमारे पास +4। तो आप ये भी चूज कर सकते हैं और इसके अलावा भी आप काफी सारी वैल्यूज ले सकते हैं। तो वो क्या हो सकती है वैल्यू, देखो x की वैल्यू मैंने 16 ले ली, क्या ले ली 16, तो जब ये x 16 है, 16 को मैं इधर ट्रांसपोज करूंगी तो देखो ये क्या बन जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 16, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -12 बनेगा, y इज इक्वल टू 12। ये फॉर्म होगा या नहीं होगा, होगा, बन जाएगा। तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, y की वैल्यू 12 होगी। सिमिलरली अगर आप चाहें तो x की वैल्यू कुछ और भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। 8 ली, ट्रांसपोजिंग के बाद देखो इधर आया, इधर आएगा तो ये -8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 वैल्यू मिल जाएगी। ले सकते हैं आप, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं। तो ये पॉइंट हो गए 8,4। चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाना है, ग्राफ फटाफट से आया। चलिए इसके हम पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अब स्केल क्या लें, कंफ्यूजन है कि हम स्केल कैसे लें, 36 तक तो हमारे वैल्यू नहीं होती। आप 4 का इंटरवल भी तो ले सकते हैं ना, 9 10 वैल्यू तो आप लिख सकते हैं, 4 9 से 36 होता है। तो हम 4 4 का यहाँ पर इंटरवल ले लेते हैं, 4 8 12 16 24 26, इस तरह मतलब 20 24 28 32 36 ले लिया। नेगेटिव में आपके पास क्या कोई वैल्यू है, नहीं है, नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं, तो नेगेटिव वाला पार्ट हमने बहुत छोटा ले लिया, बहुत स्मॉल ले लिया। आप बड़ा ले सकते हैं, आप चाहे तो पूरा क्लियर वे में बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास ग्राफ पेपर है तो उस पर स्पेस अच्छे से होता है। वापस देखो इधर क्या वैल्यू आ जाएंगी, वापस से 4 8 12 और इधर कोई वैल्यू ही नहीं है। अब ये क्या बन जाएगा, देखो वापस से ओरिजिन है हमारा, ठीक है। इसको बार बार हम इसलिए हाईलाइट करते हैं ताकि आप इसको ना भूलें, क्योंकि बेचारे को भूल जाते हैं हर कोई। एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश हो गया। अब हम बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले हम लगाएंगे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 36, और देखो स्केल, ठीक है, स्केल क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस पर 4 यूनिट होगा। अब हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 36, तो ये पॉइंट लग गया। दोबारा x इज इक्वल टू 36, x 36 कहाँ है, ये रहा, y 0 कहाँ है, ये रहा, ये पॉइंट लग गया। दोनों लाइन को ड्रॉ कर दें, इस तरह से दोनों लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। ध्यान रखना स्केल की हेल्प से करना, आप ऐसे नहीं कि आप हैंड से इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, वो लाइन ना थोड़ी सी फिर वो मैसी लगने लग जाती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं वो हवा चलने लगी, अचानक से विंड आ गई और वो लाइन आपकी मूव करने लगी, डांस करने लगे, तो वो आपको नहीं करना है। स्केल से एकदम क्लियर बनाना, ग्राफ बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, इनके पॉइंट्स भी हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू थी 0, तो ये बन जाएगा 0,36, ये वाला पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 36,0, ठीक है। अब उसी तरह से दूसरी इक्वेशन भी बन जाएगी, दूसरी लाइन बन जाएगी हमारे पास। दूसरा पॉइंट था 16 एंड 8 एंड 4 हमने लिया जैसे पहले, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर पॉइंट लग गया, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4 एंड द सेकंड पॉइंट इज 16 12, तो x की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू 12 है, पॉइंट लग गया, पॉइंट लग गया। दोनों लाइन को मिला देंगे, जैसे दोनों लाइन को मिलाया देखो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपको क्लियरली विजिबल होगा ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या है, यहाँ से चलिए देखो ये 20 है, इधर क्या है 16 है, 20 है और 16 है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास बन गया 20,16 और यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये पॉइंट ही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। इन लाइन के लिए, इन पॉइंट्स के लिए भी आप वैल्यू लगा सकते हैं, 16,12, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास 8,4, और ये इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन कौन सी थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये वाली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इससे क्या हो जाए, थोड़ा प्रेजेंटेशन बेटर लगेगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन हमें ऑफ कोर्स इनको अच्छे से इंप्रूव करना है। हो गया, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो इसका सॉल्यूशन लिख देंगे, तो लेंथ मिल गई 20, क्योंकि लेंथ को हमने x अज्यूम किया था, तो ये वैल्यू है x की, ये वैल्यू है y की। क्लियर सबको, ठीक है ना। बढ़े आगे। अब आगे देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक इक्वेशन गिवन है, ये रही हमारे पास इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन आपको इसके लिए एक ऐसी लाइन लिखनी है जो इससे इंटरसेक्ट करती है, तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये वाली कंडीशन थी हमारे पास, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर जब इक्वेशन 2 है तो इसका आंसर में क्या है, यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ,
3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बन गई है इक्वेशन। अपने मन से आप कुछ भी बना सकते हो, आपको 3 की जगह कुछ और पसंद है कि मैम 10 लेना है 10 ले लो। बस आपको ध्यान क्या रखना है दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 की। और यहाँ पर देखो a1 अपॉन a2 है 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 है 3 अपॉन 2, तो इक्वल हो ही नहीं सकता। सेकंड कंडीशन में देखो पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल में क्या है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होना चाहिए। अब पैरेलल के लिए क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पर 2 है तो 2 को मैं यहाँ पे चाहूँ तो 4 ले सकती हूँ। 4x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन। आप कंपेयर करो, यहाँ पे 2 अपॉन 4 होगा, 3 अपॉन 4 होगा, माइनस 8 अपॉन माइनस 7, तो तीसरा वाला पार्ट इक्वल होगा ही नहीं। थर्ड अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगी, यहाँ पर कंडीशन तीनों इक्वल रहती है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं, या 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या बन जाएगी 6x माइनस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ये बन गई आपकी इक्वेशन। आप कुछ और भी यहाँ पर वैल्यू ले सकते थे, कोई बाउंडेशन हमारे ऊपर यहाँ पर नहीं होती है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क, आप ही को सॉल्व करना है। मैं एक बार थोड़ा आपको हिंट दे देती हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 इक्वेशन है, तो पहले इन 2 इक्वेशन को आप ग्राफिकली प्रेजेंट कीजिएगा। मान लीजिए हमें नहीं पता इसका ग्राफ क्या बना, पर मान लो इनका ग्राफ इस तरह से बना, ठीक है। किस तरह से इनका ग्राफ बना है, इस तरह से इनका ग्राफ बना है। मान लिया हमने, अभी हमें नहीं पता क्या है, कौन सी इक्वेशन बनी। इनसे देखिए एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, जरूरी नहीं है ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है वो इक्वेशन ऐसी भी बन जाए हमारे पास। इस तरह से भी आपका ट्राइंगल बन सकता है कि ये बन गया आपका ट्राइंगल, ये छोटा सा ट्राइंगल, कुछ भी बन सकता है, अभी हमें नहीं पता, ये आपका होमवर्क है। तो आपको क्या करना है, ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं पहले आप इनकी ये फाइंड आउट करेंगे। अब कोऑर्डिनेट्स निकालना तो सबको आ ही गया, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया किस तरह से हमें कोऑर्डिनेट लिखना है। और जो ये ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया उसके रीजन को शेड करना है, बस इतना सा आपका वर्क है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स है ऑफ कोर्स, जब तक आप नहीं सॉल्व करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, तो आज का हमारा लेक्चर यही कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तो अब जल्दी से आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन हमने आज किए इजी थे, कुछ भी हार्ड नहीं था, बट वो अच्छे से क्लियर हो सके। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू सो मच। बट नेक्स्ट लेक्चर में मिलने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि मैथ्स की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट, ओके बाय एवरीवन।